अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सेक्युलर तंजीमों, मुस्लिम जमातों और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से शदीद मुखालिफत के बावजूद मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीम बिल को लोकसभा से मंजूर करा लिया। बिल की तायीद में 288, मुखालिफत में 232 वोट पड़े। वक्फ तरमीम बिल को अदालत में करेंगे चैलेंज। लोगों के हकूक़ खतरे में डालने वाले सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतबाह। सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीम बिल को आइन पर बराह रास्त करार दिया हमला। कहा बीजेपी की है ये हिकमत अमली। बिल की लोकसभा में मंजूरी को करार दिया अफसोसनाक। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने वक्फ तरमीम बिल को लेकर लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। ऐवान में बिल को गांधी जी की तर्ज पर फाड़ दिया। राज्यसभा में वक्फ बिल मुबाहिस के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के बीच तल कलामी। वक्फ अराजी में मुबैना बदनवानी को लेकर बीजेपी के इल्जामात पर भड़के खड़गे। चाइना हिंदुस्तान के 4000 मुरबा किलोमीटर इलाके में दाखिल हो गया और हिंदुस्तानी नुमाइंदे चीनी कायदीन के साथ खा रहे हैं केक। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सख्त तनकीदें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन को BRS दोबारा इख्तियार में आने के बाद हवाले कर देगी। साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR का दो टोक बयान। और जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा पट्टी पर फ़लस्तीनी नस्लकुशी का नया सिलसिला 17 दिनों से जारी। मज़ीद 88 फ़लस्तीनी बाशिंदों को आज शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। सेक्युलर तंजीमों, मुस्लिम जमातों और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से शदीद मुखालिफत के बावजूद मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीम बिल लोकसभा से मंजूर करा लिया। इससे मुसलमानों से इनका आईनी हक छीन लेने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। बिल पर बहस के दौरान सबकी निगाहें जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टियों पर थी, जिनकी बैसाखी के सहारे आज बीजेपी की मरकजी हुकूमत कायम है। लेकिन इन दोनों सेक्युलर जमातों ने भी बिल पर बीजेपी का साथ दिया। रात देर गए वोटिंग के दौरान बिल की तायीद में 288 जबकि मुखालिफत में 232 वोट पड़े। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ऐवान में गैर हाजिर रहे। इस बिल की मंजूरी को मुसलमानों से उनका आईनी हक छीन लेने के बराबर करार दिया जा रहा है। लोकसभा में मंजूरी के बाद वक्फ तरमीम बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया, जिसके बाद मुबाहिस का आगाज हो गया है। इतना केसेस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बना हुआ है, लिटिगेशन इतना ज्यादा लंबित है, इसको सरल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। उसके बाद सचर कमेटी बनी। सचर कमेटी का रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया। उसका मुख्य अंश सचर कमेटी ने जो कहा, एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और ये पुराना सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल होना चाहिए। साथ साथ में सचर कमेटी ने कहा कि उस समय 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है इस देश में, आज तो बढ़ गया, उस समय 2006 में, और 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, उनका टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ पर एनम था, 160 करोड़। और उसी समय सचर कमेटी में यह भी कहा, टिप्पणी भी किया और सुझाव भी दिया, अगर वो 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अगर एफिशिएंटली मैनेज करते उस समय का मार्केट रेट से, तो भी 12,000 करोड़ हर साल इनकम जनरेशन होता। तो 12,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ जनरेशन हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आकलन किया, आज का दिन में 8.72 लाख जो प्रॉपर्टी है इतना बढ़ गया, उसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकता है। और मुझे हिसाब भी लगा के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर सचर कमेटी 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अनुमान लगाया 12,000 करोड़ इनकम होना चाहिए, तो आज उसको आप आज के समय मार्केट रेट में हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सचर कमेटी ने यह भी कहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में
और ब्रॉड बेस करके इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठा है ऐसा लग रहा है, इसको खोलना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि वो वक्त दरमी बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। लोगों के हकूक़ को खतरे में डालने वाले सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएंगे। वक्त दरमी बिल के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजवज़ा कानून की तनक़ीद करते हुए बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने कहा कि मुस्लिम तबके की जायदाद को जब्त करने की कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जिस सोच से इसे शुरू किया वो जायदादें छीन सकते हैं। क्या इसे कबूल किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम हार गए। उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मुजवज़ा कानून हिंदुस्तान के ताने बाने को खतरे में डालता है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने भी कहा कि वक्त तरमीम बिल को पेश करने से पहले अहम मामलात पर गौर ही नहीं किया गया। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज वक्त तरमीम बिल को आइन पर बराह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद माशरे को मुस्तकिल पोलराइजेशन की हालत में रखना है। वक्त तरमीम बिल की लोकसभा से मंजूरी के चंद घंटों बाद सोनिया गांधी ने कहा कि बिल को लोकसभा में जबरन मंजूर कराया गया। इस दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन और चंद अरकान असम्बली ने भी सोनिया गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जंतर मंतर दिल्ली में एहतजाज के लिए दिल्ली में मौजूद थे। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने वक्त तरमीम बिल को लेकर लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर तनकीदें की। बिल की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को नाइंसाफ़ी का सामना है और यह आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाने की कोशिशें हैं। ओवैसी ने कहा कि जब गांधी जी के सामने इस तरह के कानून लाया गया जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो इस कानून को नहीं मानते और इसे फाड़ देंगे। तो उन्होंने भी असद ओवैसी ने इसी तर्ज पर कानून की कॉपी को फाड़ दिया। आइए देखते हैं ये मनासिर। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के वाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। MLC आमिर अली खान, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने आज हैदराबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ सियाह पट्टियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि मुसलमानों की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तो आप मेंबर बनाएंगे कब आपके बोर्ड में? बताइए। जब वहां पर आप नहीं बना सकते हैं तो क्यों वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में मेंबर बनाने का प्रोविजन लेके आए? आप क्यों डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वक्फ बोर्ड का जो चयन होता है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, इलेक्टेड प्रोसेस से होता है। लेकिन आप क्यों ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करके आप अपॉइंटिंग सिस्टम लाने की आपका क्या मंशा है? आप अपने लोगों को बिठा के वक्फ बोर्ड में लूट करना चाहते हैं। मैं आज इस बात को मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड के हैसियत से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। यकीनन मैं मानता हूँ पिछले दौर में वक्फ बोर्ड में नुकसान हुआ है, लेकिन आज आप उसको सरकारी लूट बनाने के चक्कर में, सरकार कलेक्टर आपका आदमी है, आप सरकारी तौर पर आप लूटने का काम करेंगे बिल के बाद। हम तो पहले छोटे छोटे लोग या कारपोरेट लोग या लैंड ग्रैबर्स लूटे होंगे, लेकिन अभी वक्फ बिल पास होने के बाद सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों को लूटेगी। इसके हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं। हम तमाम कारपोरेशन के चेयरमैन, हमारे बीच और 3 चेयरमैन अपने जाती वजूहात के बिना पर, काम की बिना पर वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम तमाम लोगों को इन्वाइट किए थे। हम सब लोग एकजुट होके इस बिल की हम जो पार्लियामेंट में लोकसभा में पास हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम रिक्वेस्ट अपील करते हैं कि अभी भी है आप राज्यसभा में इसको रोकने का काम कीजिए। तारीख आपको सराहना करेगी। अगर जो इसके मुखालिफत में ओढ़ डालेंगे, तारीख के स्याह पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। किया गया है रात में 2 बजे तक जो ड्रामा करके जिस तरीके से मंजूर किया गया है उसकी मुखालिफत के वास्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। दूसरी बात डेवलपमेंट की बात, अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि जो स्कीम्स हैं
उसके लिए ये बताने की कोशिश है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को काफ़ी अहमियत दे रही है। इसीलिए ये स्कीम दी गई है राजीव युवा विकासम, उसमें 840 करोड़ रुपए मुसलमानों के वास्ते या माइनॉरिटीज़ के वास्ते दिए गए। तो उसके स्कीम के जो अगराज व मकासद हैं, जो जिसके ऊपर अमल होगा, उसकी आप वाज़ेह तौर पे वजाहत कर चुके हैं। रहा सवाल वक्फ बिल का, मैं ये कहूँगा कि वक्फ बिल के ऊपर जैसा जिस तरीक़े से वक्फ बिल को लाया गया है, या अभी जिस तरह अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि तरीक़े से एक तरीक़े से हिंदुस्तानियों को बांटने की एक कोशिश हो रही है। कभी ट्रिपल तलाक़ के नाम पे हुआ, कभी कपड़ा बताने की कोशिश हुई, कभी खाने के ऊपर बात हुई। तो एक तरीक़े से हिंदुओं में और मुसलमानों में एक डिवाइड करने की पॉलिसी के ऊपर बीजेपी हुकूमत अमल कर रही है। रहा सवाल वक्फ बिल की मुखालिफत का, जो मशहूर शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। तो पहले से ही आप कभी 80-20 की बात करें, कभी दाढ़ी टोपी की बात करें, कभी खाने को लेकर मसला बनाएं। अब जिस तरीके से ये बात हो रही है, या अगर उनकी बातों पे भरोसा करें, तो कब ये चीज़, कौन सी चीज़ पे भरोसा करना। आप ये कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज्जतमा एमएलसी आंगली खान साहब, इज्जतमा तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, बुजुर्ग उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर रमज़ान साहब और फूड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन फ़हीम साहब, सब जैसो तेलंगाना के माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट करने वाले ये कायदीन हैं। आपके सामने पहली बार तेलंगाना हुकूमत ने खासकर माइनॉरिटीज़ की, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सब लोगों की गुर्बत दूर करने के लिए एक शानदार स्कीम उन्होंने लागू किया है। 1 साल पहले मैं फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जायज़ा लिया। हमने बहुत कोशिशें की। गुज़िश्ता सरकारों ने 10 साल में टीआरएस हुकूमत ने इस कॉर्पोरेशन को डिफंड कर ऐसो उन्हें सिर्फ एक ही बार इलेक्शन टाइम पे कुछ जो सब्सिडी लोन देकर ऐसो ये कॉर्पोरेशन डिफंड किया। हम लोगों ने बहुत से स्कीम दिए, बहुत से डीपीआर दिए, मुसलमानों का पूरा सर्वे भी किया हम लोगों ने 2011 का और बाद का। उसके हिसाब से जो मुसलमानों में जो गुर्बत है, वो गुर्बत को दूर करने के लिए कम से कम हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करे तो वो लोग क्या करें। राज्यसभा में वक्फ बिल पेश करने के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके खिलाफ बयान दिया और इस दरमियान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के राजी को लेकर कांग्रेस सदर पर इल्ज़ामात आयद कर दिए, जिस पर खड़गे भड़क उठे और अनुराग से माफ़ी का मुतालबा किया। लोकसभा में वक्फ तरमीम पर बहस के दौरान अनुराग ठाकुर और खड़गे पर वक्फ की ज़मीन कब्जा करने का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। इस मामले में आज खड़गे ने राज्यसभा में सख्त नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं साबित कर दें तो वो टूट जाएंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और इल्ज़ाम साबित होने पर इस्तीफ़ा देने भी तैयार रहेंगे। The ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers.
and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I was long way, and Deve Gowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवे गौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपोलॉजी मांगी, चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपोलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगा दो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ, अरे अनुराग ठाकुर भाई। और बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि चाइना हिंदुस्तान के 4000 मुरबा किलोमीटर इलाके में दाखिल हो गया, लेकिन हमारे सफ़ीर को चीनी रहनुमाओं के साथ केक काटते हुए देखा गया। राहुल ने लोकसभा में वक़फ़े सवाल के दौरान इस मामले पर हुकूमत से सवाल किया कि चाइना की ज़मीन कब्ज़ा को वापस लेने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कहा कि वो हैरान है कि चाइना हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किए बैठा है और हमारे खारजा सेक्रेटरी को कुछ देर पहले चीनी सफ़ीर के साथ केक काटते हुए देखा गया। हमारे फ़ौजी शहीद हुए, इनकी शहादत पर केक काट कर जश्न मनाया जा रहा है। मामूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हालात मामूल पर आने से पहले हमें अपनी ज़मीन वापस मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अंदरून 3 साल BRS दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई 400 एकड़ अराजी में 1 इंच भी खरीदने की कोशिश करेगा तो इसे वापस लिया जाएगा और किसी भी ताकत को रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। KTR ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन हड़पने की मुबैना कोशिशों के दौरान एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी माहौलियात दोस्त होने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब अराजी पर दरख्तों की कटाई की गई और BRS लीडरों को एहतजाज से रोकने घरों पर नज़रबंद किया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद
तनकीदें की। Government which stood as a shining example to the rest of the country on green cover and afforestation. We are a government in the last 10 years which became a beacon of light as far as green expansion is concerned by increasing 7.7% of green cover in the state of Telangana. Now, we won several awards. We won the Green City Award, surpassing Paris, Bogota, Mexico, etc. So all these things that have been done by KCR government are not now being undone by Revanth Reddy. Today, despite the thousands of students of Hyderabad Central University protesting, despite their agony, despite their anguish, both in social media and also in the university, Revanth Reddy is behaving like a monarch. He's sending bulldozers by hundreds. He's violating all court orders, all environmental guidelines and norms, destroying the biodiversity of that region, killing animals, culling birds, and also destroying the forest area that there is. Now his government has become truly a joke because his ministers keep claiming there are no deer. His own zoological park, which is very much in Hyderabad, has reports which have been tabled in recent assembly sessions as well, that spotted deers have been picked up from Hyderabad Central University and are now very much alive and thriving in the Nehru Zoological Park. So जब कुछ बोलते हैं रेवंत रेड्डी जी और उनकी कैबिनेट, उनको दो बार सोचना चाहिए. हम बस इतना ही कह रहे हैं कि 400 एकड़ जो जमीन है जिसको लेके आज लड़ाई चल रही है, बीआरएस 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हम वापस आएंगे सत्ता में. आते ही हैदराबाद का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा इको पार्क हम वहीं पे बनाएंगे. हमारी पार्टी का डिसीजन है, हमारा पार्टी का पॉलिसी डिसीजन है. जो इको पार्क सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी एक्सेसिबल रहेगा और बाकी हैदराबादियों के लिए भी एक्सेसिबल रहेगा. ऐसा शानदार इको पार्क हम बनाएंगे और जैसा सेंट्रल पार्क है पूरे न्यूयॉर्क सिटी में, वैसे एक शानदार पार्क को हम एक बहुत अच्छा शानदार गिफ्ट सिटी ऑफ हैदराबाद को हम देंगे. You're also questioning the silence of Rahul Gandhi ji on this issue. What do you have to say? Mr. Rahul Gandhi had come twice, not once but twice in the past when Rohit Vemula had committed suicide. जब हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस के लीडर कोटा निरमा ने कहा कि अपोजिशन खासतौर पर बीआरएस एससीयू की अराजी को लेकर अवाम को गुमराह कर रही है. कांग्रेस पार्टी हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ माहौलियात दोस्ती पर भी यकीन रखती है. उन्होंने कहा कि सियासी रंग देने के बजाय तरक्की पर तवज्जो देना कांग्रेस की तरजीह है. उन्होंने बीजेपी को भी तनकीदों का निशाना बनाया. Also find the solution which is amenable to everyone. That is the right way to do it. Congress and Telangana Congress, we always believe in conservation of biodiversity, conservation of environment, rights of citizens, and we also believe in the development, investment, economic growth, jobs. If we need the growth of Hyderabad, both the nature as well as development have to be balanced. Now, that kind of thinking, that kind of discussion should be the way forward, not politicizing such protests by BRS, politicizing and using such protests for political gains by the BJP. That's not the way. They are only creating a crisis. They are creating a crisis in which ordinary students will be victims, ordinary citizens will be the victims. Therefore, when you fight for the rights, the best way forward is dialogue. Congress is the one party which understands this. We have fought for forest rights. We have fought for rights of tribals. We have fought for the resources, natural resources, and the right of citizens on the natural resources, not just in Telangana, across the country. But what you saw in Telangana for the last 10 years was selling off of heritage lands with the rock formations, with natural habitat, with fauna and flora, which belongs to, which is precious for every citizen. Selling of this by the BRS to real estate sharks, who we now see all these, the buildings which are belonging to certain, we all know who they are. और बात करेंगे मौसम के हवाले से. हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आज जुमेरात के रोज़ शदीद बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत में नुमाया कमी आ गई, जबकि गरज चमक और तेज़ हवाओं के बाद कई नशबी इलाकों में पानी जमा हो गया. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में दोपहर के बाद से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. चंद मकामात पर दरख्त उखड़ने की इत्तलातें, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मौसम खुशगवार हो गया.
शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली। महकमा मौसमियात ने पहले ही 4 अप्रैल तक बारिश की पेशकयासी कर दी थी। जुमेरात की शाम हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के दौरान तारीखी चार मीनार के शुमाल मशरक़ी मीनार से कुछ मलबा गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चार मीनार की हिफाजत और बहाली के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। क़ाबिज़ इस्राइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनी नस्लकुशी का नया सिलसिला 17 दिनों से मुसलसल जारी रखा है। ज़ालिम इस्राइली फ़ौज ने आज मज़ीद कई फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए गए, घरों को ढाने का काम किया गया, जबकि बुनियादी खुराक के सामान के दाखिले पर पाबंदियों के बीच गज़ा में कहत की सूरत हाल है। आज सुबह से लेकर अब तक गज़ा पट्टी में क़त्ल-ए-आम में कम से कम 88 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए। इसराइली जंगी तैयारों ने आज सुबह खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों पर शदीद बमबारी की। हेलीकॉप्टरों ने रफ़ा के मशरक़ में घरों और किसानों की ज़मीनों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरियों की शहादत की इत्तलात मौसूल हुई। कई अफराद ज़ख्मी हुए और चंद मलबे तले दब गए। क़ाबिज़ फ़ौज ने कानूनी इलाके में शुराब ख़ानदान के घर पर बमबारी की, जिसमें एक बुजुर्ग और उनके 4 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी बाशिंदों की शहादत वाक़ई हुई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सेक्युलर तंजीमों, मुस्लिम जमातों और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से शदीद मुखालिफत के बावजूद मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीम बिल को लोकसभा से मंजूर करा लिया। बिल की तायीद में 288, मुखालिफत में 232 वोट पड़े। वक्फ तरमीम बिल को अदालत में करेंगे चैलेंज। लोगों के हुकूक खतरे में डालने वाले सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतबाह। सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीम बिल को आइन पर बराह रास्त करार दिया हमला, कहा बीजेपी की है ये हिकमत अमली। बिल की लोकसभा में मंजूरी को करार दिया अफसोसनाक। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने वक्फ तरमीम बिल को लेकर लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। ऐवान में बिल को गांधी जी की तर्ज पर फाड़ दिया। राज्यसभा में वह बिल मुबाहिस के दौरान कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के बीच तल्ख कलामी। वक्फ अराजी में मुबैना बदनवानी को लेकर बीजेपी के इल्जामात पर भड़के खड़गे। चाइना हिंदुस्तान के 4000 मुरबा किलोमीटर इलाके में दाखिल हो गया और हिंदुस्तानी नुमाइंदे चीनी कायदीन के साथ खा रहे हैं केक। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सख्त तनकीदें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन को BRS दोबारा इख्तियार में आने के बाद हवाले कर देगी। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का दो टोक बयान। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनी नस्लकुशी का नया सिलसिला 17 दिनों से जारी। मज़ीद 88 फ़लस्तीनी बाशिंदों को आज शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।